बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुश्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज बहुत ही खुशी की खबर है हमारे PTI के जितने भी कारकुनान 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद थे, जो कि जगह जगह पे छुपते फिर रहे थे और उनको इस बात का इल्म था कि हमें गिरफ़्तार जब भी किया जाएगा, हमें गिरफ़्तार करके आर्मी कोर्ट्स में भेजा जाएगा और वहाँ पे हमारे ट्रायल्स होंगे और आर्मी कोर्ट्स के ट्रायल के बाद हमें क्या सज़ा होती है, क्या जज़ा होती है, इसको कोई भी नहीं जानता। और जितने भी आर्मी के ऑफिशियल जो लोग हैं, जो कि आर्मी ऑफिशियल्स तो होंगे लेकिन लॉ से रिलेटेड उनको नहीं पता होगा चीज़ों के बारे में, तो वो हमें हमारा चालान जो है वो देखेंगे और हमारी एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हमें बाकायदा तौर पे सज़ा और जज़ा सुनाई जाएगी। 9 मई का वाक़या आप सबके सामने है। 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत एक प्रेशर डेवलप हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। जगह जगह पे लोगों को पकड़ने के लिए छापे मारे गए, जगह जगह से लोगों को उठाया गया। बाकायदा तौर पे पुलिस को टास्क दिया गया कि 9 मई के मुलव्विस जितने भी अफराद हैं जो कि जियो फोरेंसिक में आए हैं या जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनको या उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, आपके हाथ में जो कोई भी शख्स आता है उसको उठा लिया जाए और उठाने के बाद उनको आर्मी के हवाले किया जाता था। और बाकायदा तौर पे ये एक जो ख़बर थी वो गर्दिश कर रही थी कि उन सब के जो ट्रायल्स हैं वो आर्मी कोर्ट में होंगे। अब जो फ़ौजी अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतों में उनके ट्रायल्स होंगे और उनके ट्रायल्स के बाद उनको वकील प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता, उनके दलाइल सुने जाते या नहीं सुने जाते। क्योंकि आपको आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और हमारे जो मौजूदा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उसके तहत जो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स काम करती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही लीनियट हैं और वो और तरीके से डील होते हैं। अब आर्मी कोर्ट्स में जब भी कोई फ़ैसला दिया जाता है, उस फ़ैसले की हमें नहीं पता होता कि हमारा मुलजिम कहाँ पे है, किस टाइम उसकी पेशी थी। ना घर वालों को मिलने की इजाज़त होती है, ना घर वाले तारीख़ पे जा सकते हैं, ना घर वाले अपना वकील कोई अच्छा मुकर्रर कर सकते हैं। किसी जगह पे परमिशन अलाउड हो जाती है, किसी जगह पे ये भी परमिशन नहीं दी जाती कि आप अपना वकील करें। और 100 से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि जो मुलजिम एक दफ़ा हत्थे चढ़ गया, जो भी फ़ैसला आर्मी फ़ौजी अदालतें सुनाएंगी वो फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ ही आएगा। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात के बाद जितने भी लोग बाकायदा तौर पे वो उस मामलात में गिरफ़्तार हैं, उसमें से 102 लोगों की तरफ से ये बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें डालेगी उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से कि हमारे बंदों को ऐसे ऐसे करके उठाया गया है और इन्होंने इस बात के लिए जो इनका ट्रायल किया जा रहा है वो आर्मी कोर्ट्स का ट्रायल किया जा रहा है जो कि अगेंस्ट द लॉ है। उस पे ये जो बेंच बना 9 जजेस पे मुश्तमिल बेंच बना, उमर अत्याब दयाल साहब की सरबराही में बाद में उस बेंच ने ये समातें शुरू की। उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा आ गए। इन्होंने आगे पहले लाइव जो स्ट्रीमिंग थी वो अपनी अदालतों की चलाई और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर लॉ एक्ट था उसको मंजूर किया और बाकायदा तौर पे लोगों को चीज़ों के बारे में वाज़ेह होकर मिलता नज़र आता रहा कि वाकई ही इंसाफ मिल रहा है। लेकिन आज जो फ़ैसला आया है ये वाकई ही एक बहुत बड़ा इंसाफ का जो था वो एक दरवाज़ा खुला है लोगों के लिए एक सुकून का दरवाज़ा खुला है। जो लोग एंग्जाइटी में मुब्तला थे, परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसे लोग भी इस सारे वक़ूए में शामिल थे जिन बेचारों को सिर्फ जाते हुए पकड़ के दोस्त या जाते हुए पकड़ के दोस्त कोई रिश्तेदार जो है वो वहाँ तक ले गए और वहाँ पे उनकी वीडियोज़ आ गई और वो लोग अभी तक छुपते छुपाते फिर रहे हैं। तो जो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आर्मी एक्ट में जो कौन कौन सा लॉ है जो कि डील करता था इस सारे मामलात के साथ और वो कौन कौन से लोग हैं जो कि शामिल हैं जिनका ट्रायल आर्मी एक्ट के ज़रिए होगा और फ़ौजी अदालतें उनका ट्रायल करेंगी।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के बेंच में, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस यहिया अफरीदी और जो 5वें जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बाकायदा तौर पे आज 4-1 के तनासुब से इस फैसले को कबूल किया है। और ये बाकायदा तौर पे जो गैर कानूनी और गैर आइनी जो अदालतें थी जो कि आम सिविलियंस के ट्रायल करने जा रही थी, उन सारे मामलात को कलअदम करार दिया है। अब हम मूव करते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की तरफ। 1952 में आया है और बाकायदा तौर पे ये लागू हुआ है। उसमें जो मुतलका सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 2, उसका सब सेक्शन 1 की क्लॉज डी जो डील करती थी इस सारे प्रोसीजर के साथ कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल जो है बाकायदा तौर पे ये फ़ौजी अदालतों में किया जा सकता है। अब कौन कौन से सिविलियंस शामिल हैं, हम लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी जो है वो आर्मी एक्ट की क्या कहती है। पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर एक्यूज्ड ऑफ, कि इस वो अफराद जो कि मुजरिम हैं लेकिन इस एक्ट पे जो इस एक्ट का इतलाक उन पर नहीं होता, यानी कि सिविलियंस की बात की जा रही है कि जो फ़ौजी नहीं है लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई जुर्म सरजर्द कर देते हैं, तो उन लोगों वो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। सॉरी, क्लॉज 1 कहती है सेड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट फ्रॉम हिज ड्यूटी और एलिजियंस टू गवर्नमेंट। इसमें जो मेन बात बताई गई है, उन्होंने कहा कि किसी भी फ़ौजी को आप उसकी ड्यूटी से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करने से मुराद ये है कि उसको उकसाते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से हट के जो है ना अपना काम सारा अंजाम दे, और जो आगे है कि वो गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक चले। यानी कि अगर कोई प्राइवेट यानी अगर कोई प्राइवेट शख्स है जो कि किसी भी आर्मी के बंदे को कहता है कि आप ये काम अपना छोड़ दो, अपना प्रोफेशनल ड्यूटी से हटो, और उसके अलावा या उसको ये कहता है कि आप गवर्नमेंटल अफेयर्स में जो है वो उसको उकसाता है कि आप इन मामलात में इन्वॉल्व हो जाओ, तो उस पर जो है वो जो चलेगा उसका ट्रायल चलेगा वो फ़ौजी अदालतों में चलेगा, ऐसे सिविलियंस का। उसके बाद हैविंग कमिटेड, या जिसने कोई सरदर्द किया हो, जो उसकी क्लॉज 2 है वो ये कह रही है हैविंग कमिटेड इन रिलेशन टू एनी वर्क ऑफ डिफेंस, कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा जुर्म सरदर्द किया हो जो रिलेट करता हो डिफेंस के साथ, आर्सेनल, नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेट करता हो, और स्टेशन, शिप और एयरक्राफ्ट जो कि किसी हवाई अड्डे कोई इनका स्टेशंस है या जितने भी एयरक्राफ्ट हवाई अड्डे हैं उनके साथ जो रिलेट करता हो, और अदरवाइज इन रिलेशन टू द नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कोई मिलिट्री के या कोई भी मामला आता है, कोई हमारी फ़ौज के, या चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी की आर्मी हो, इन सब के किसी भी मामलात के साथ कोई भी बंदा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करे। एन ऑफेंस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। अब 1923 के आर्मी सीक्रेट्स एक्ट जो है वो बाकायदा तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 का वो डील करता है, जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि कोई बंदा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि रिलेट करता हो नेवी के साथ, रिलेट करता हो हमारी एयरफोर्स के साथ, रिलेट करता हो हमारी इस मिलिट्री के साथ, और उनके किसी भी मामलात के साथ कोई ना कोई वो छेड़छाड़ करता है या उनके मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश किसी भी तरीके के साथ, तो उसके ऊपर जो है वो ये सेक्टर का इतलाक होगा, और वो शख्स जो है बाकायदा तौर पे उसका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स करेंगी। अब जब ये मामला सामने आ गया तो 102 अफराद को उठाया गया इसी जो सेक्शन 21D आर्मी एक्ट के तहत इन तमाम अफराद को उठाया गया, और उनका बाकायदा तौर पे ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में करने की जो है वो कोशिश की गई, जिसके बारे में उनके 102 अफराद पे मुश्तमिल जो एक लंबी एक कतार थी लोगों की, उनकी घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रुजू किया, जिस पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले 9 रुकनी बेंच बचा, फिर 5 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पे इस सारे मामले की जो है वो टोटल समात की है, जो कि तकरीबन 12 समातों पे मुश्तमिल ये जो थी ये एप्लीकेशंस को सुना गया, और आज 1:15 पे जो है वो जो टोटल आर्गूमेंट्स उसके कंप्लीट हुए, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ
पाकिस्तान ने मुखालफत की, लेकिन जो दूसरे वकला थे उन्होंने अपने दलाइल पेश किए और उसके बाद आर्मी एक्ट जो है सेक्शन 21D को 241 के तनासुब से जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए जो सिविलियंस है उनका जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में होने को बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 जजेस हैं, जिसमें सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, आयशा एम मलिक, उसके बाद जज मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने भी इसको कलअदम करार दिया। और जस्टिस जो हमारे यहिया अफरीदी थे उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको कलअदम करार दिया, लेकिन वो इस ऑर्डर के जो पैरा नंबर 1 है उसमें अभी उन्होंने अपनी जो है वो राय और अपनी राय को महफूज रखा हुआ है। अब इसके बाद जो इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इस फैसले का जो इतलाक है वो हर उस सिविलियन पे होगा जिसके जो कि फ़ौजियों की तहवील में है, जिसके ऊपर फ़ौजी अदालतें जो है वो फ़ौजी ट्रायल चलना शुरू हो रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब खुशाइंद बात है कि जो लोग बेचारे परेशान थे 9 मई के वाक़यात के बाद, और 109 लोगों की तो ये फहरिस्त है जिसमें से 102 लोगों को ये राइट जो है मिल चुका है कि उनकी आम क्रिमिनल कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा। तो उनकी फैमिलीज़ के लिए भी वो ज़हनी तौर पे थोड़े से रिलैक्स हो गए, उनके अपने लोगों तक रसाई हो गई है, क्योंकि जब भी इनको जुडिशल लॉकअप से कोर्ट में अपीयर किया जाएगा तो फैमिलीज़ बाकायदा तौर पर आम जो अदालतें हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स उसमें उन तक रसाई है, वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपने बच्चों को मिलवा सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद बात है। और इसमें जो बाकायदा तौर पे सबसे मेन चीज़ ये है कि ये फ़ैसला, इसका इतलाक़ तमाम आने वाले जो हैं और तमाम जितने भी पिछले जो लोग आर्मी की तहवील में हैं जो कि सिविलियंस हैं, और इस 9 मई के वाक़यात के अलावा भी अगर वो आर्मी की तहवील में है तो ये जो है वो फ़ैसला उन पे भी लागू है, यानी कि उनका भी ट्रायल जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में किया जाएगा, ना कि किसी किस्म की फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा। माजी में हमें यही देखने को मिला है कि जितने भी फ़ौजी अदालतों के जो हमारे फ़ैसला जात थे, उन फ़ैसला जात को ना तो उसकी कोई कॉपी अवेलेबल होती थी, ना उस प्रोसीडिंग का पता चलता था, ना ये पता चलता था किस टाइम किस वक्त जो है उनकी प्रोसीडिंग्स की गई हैं, किस टाइम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, कब कब शहादतें लगी हैं, कौन कौन से गवाह पेश हुए। यानी कि वो एक ऐसा फ़ैसला होता था जो कि बिहाइंड द वॉल जो वो एक ट्रायल होता था जिसका किसी को पता नहीं होता था। अब जब उस फैसले को सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज करने की नौबत आती थी तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो जो जजेस होते थे वो भी परेशान होते थे कि हमने किस जगह से शुरू करना है और किस जगह पे इसकी अपील को सुनना है और कौन कौन से एविडेंस इसमें किए हैं। सिर्फ वीडियोज़ भिजवा दी जाती थी आर्मी की तरफ से, और ना वो ज़्यादा तकरार कर सकते थे कि ये आपने क्या इसमें ट्रायल किया और कौन कौन से एविडेंस आपने दिए हैं जिसकी बिना पे आपने सज़ा सुनाई है। लेकिन आज के इस फैसले के बाद हमारा जो है वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब ये बात की बात है कि कोई अपील दायर हो जाए, जो इंट्रा कोर्ट अपील आ जाए और इस फैसले के पे मज़ीद जो है वो बात खुल के सामने आए। लेकिन फ़िलहाल जो है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं और उसके अलावा भी जो दीगर लोग हैं उनके लिए, जो सिविलियंस हैं उनके लिए फ़ौजी अदालतों का ये मामला जो है वो परमानेंटली ख़त्म क्लोज़ कर दिया और बाकायदा तौर पर उनका जो ट्रायल है वो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स में ही होगा। तो ये आज की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में भी हम मज़ीद लॉ के जानने के बारे में कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।